हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हैं अपने एक टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पिछली क्लास में विद्युतिक मापक यंत्रों को पढ़ा था और मापक यंत्रों में यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन ने इंस्ट्रूमेंट का सभी मापक यंत्रों का वर्गीकरण समझ लिया था। आज अपन देखेंगे कि जो मापक यंत्र है, जो द्वितीयक मापी यंत्र है, जिनके अंदर जो इंटीग्रेटिंग मापी यंत्र है यानी सूचक मापी यंत्र जो है उन पर कौन कौन से बल अप्लाई होते हैं, उन पर कौन कौन से टॉर्क कार्य करते हैं, जिसकी वजह से या जिन बलों की वजह से मीटर रीडिंग देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसी टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। यानी आज का अपन टॉपिक रहने वाला है वो है सूचक मापी यंत्रों पर लगने वाले बल या फिर टॉर्क। इंडिकेटिंग मापी जो यंत्र है उन पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं और उन पर किस किस प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं, जिसकी वजह से मापी रीडिंग देने के लिए मजबूर होता है और अच्छी प्रकार से सही रीडिंग अपन को प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊपर, यानी सूचक मापी यंत्र जो है, इंटीग्रेटिंग मापी जो यंत्र है, इस पर किस किस प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो इस पर 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। अपन इसको इस प्रकार से नोट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है विक्षेपण बल। विक्षेपण बल बोल दो या फिर टॉर्क बोल दो। दूसरा आता है अपने नियंत्रण बल। और तीसरा इसका जो प्रकार है वो है बल का, वो है अवमंदक बल। अवमंदक बल या फिर अवमंदक टॉर्क भी इनको बोल सकते हैं। इंग्लिश वर्ड भी इनका ध्यान रखना है। विक्षेपण मापी यंत्र को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्रेक्टिंग फोर्स कहते हैं और इसको कंट्रोलिंग फोर्स, और अवमंदक बल को डैम्पिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये अपन को याद रखना है। तो इन्हीं बलों पर अपन बातें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विक्षेपण बल क्या है। विक्षेपण बल वो होता है जैसे किसी पूर्वांकित पैमाने पर जो स्केल संकेतक होता है वो रीडिंग देने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के लिए उससे कुछ ना कुछ बल की जरूरत होती है। वो बल कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेपण बल, अपन उसको बोल सकते हैं। जैसे आप समझिए, ये कोई स्केल है जिसपे कोई संकेतक, ये अपना संकेतक जो है ये अपना यहाँ पे लगा हुआ है, जो ज्वेल बेरिंग पे आलंबित होता है। तो ये संकेतक यहाँ जीरो से उठकर किसी अपने रीडिंग मान तक जो जाएगा, तो रीडिंग मान तक पहुंचने के लिए जो बल कार्य करेगा वो बल जो है वो कहलाता है अपना विक्षेपण बल। अभी इससे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस बल की दिशा क्या होगी। तो ये बल की जो है इस प्रकार की डायरेक्शन होगी, यानी रीडिंग मान की तरफ इस विक्षेपण बल की डायरेक्शन होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्षेपण बल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी किसी पूर्वांकित स्केल पर संकेतक को चलाने का कार्य जो बल करता है वह अपना विक्षेपण बल कहलाता है। याद रखें, अपन ये इंटीग्रेटिंग मापी जो यंत्र है यानी सूचक मापी यंत्र है, उन पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। तो ये विक्षेपण बल है, नियंत्रण बल है और अवमंदक बल है। तीनों बल कार्य करेंगे। देखो, सबसे पहले विक्षेपण बल की जरूरत होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी मापी का संकेतक सप्लाई से संयोजित करने के बाद भी, या किसी मापी को सप्लाई से संयोजित करने के बाद भी उसका संकेतक शून्य मान से उठकर ऊपर भी नहीं उठ रहा है या ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो उस मापी के अंदर किस प्रकार के बल की कमी है। तो फिर उसके अंदर अपना आंसर होगा विक्षेपण बल उस मीटर के अंदर नहीं है। विक्षेपण बल जब होगा तब इसको सप्लाई से संयोजित करने पर इसका संकेतक किसी अपने रीडिंग मान पर जरूर जाएगा। तो ये विक्षेपण बल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, विक्षेपण बल के बाद में अपन बात करते हैं नियंत्रण बल। ये नियंत्रण बल की जरूरत क्यों पड़ी है ये भी अपन बात करेंगे, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं ये भी अपन बात करेंगे। सभी प्रकार के बल जो है इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रण बल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। नियंत्रण बल 2 प्रकार से लगाए जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो आता है गुरुत्वीय नियंत्रण बल, और उसके बाद में दूसरा आता है स्प्रिंग नियंत्रण बल।
स्प्रिंग नियंत्रण बल। दो प्रकार के ये बल लगाए जाते हैं सभी मापी यंत्रों में, यानी सूचक मापी यंत्रों के अंदर नियंत्रण टॉर्क जो है ये दो प्रकार के प्रणालियों के द्वारा विकसित किया जाता है, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली और स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, यानी दो प्रणालियां हैं। इसकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बात करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखिए, अवमंदक प्रणाली जो है इसकी क्या जरूरत पड़ी है ये भी बात करेंगे, लेकिन ये इसको बल को लगाने के लिए या अवमंदक बल को विकसित करने के लिए भी तीन प्रकार की प्रणालियां काम में ली जाती है। वो प्रणाली इधर लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले तो आता है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। और दूसरी बार में दूसरा जो टॉपिक है इसका, जो दूसरी प्रणाली है वो है एडी धारा अवमंदक प्रणाली। और तीसरा इसका टाइप जो है वो है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। ये तीन प्रकार की प्रणालियां जो है अवमंदक बल के लिए विकसित करने के लिए अप्लाई की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो वापस देखते हैं अपन, सूचक मापी यंत्र पर लगने वाले बल या टॉर्क अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर तीन प्रकार के बल या टॉर्क कार्य करते हैं, विक्षेपण बल, नियंत्रण बल और अवमंदक बल। विक्षेपण बल क्या होता है ये अपन बात कर चुके हैं। नियंत्रण बल की दो प्रणालियां हैं जो मीटर के अंदर दोनों प्रणालियों को, दोनों में से किसी एक प्रणालियों के द्वारा नियंत्रण बल को विकसित किया जाएगा। ऐसे ही अवमंदक बल यानी डैम्पिंग फोर्स जो है इसकी प्रणालियां तीन है, वायु घर्षण, एडी धारा और द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। तो समझते हैं इन इसमें। तो विक्षेपण बल आपको समझ में आ गया, यानी किसी पूर्वांकित स्केल के ऊपर किसी संकेतक को चलाने का जो कार्य करेगा वो बल अपना होता है विक्षेपण बल, ठीक है ना। यानी सप्लाई देने पर संकेतक जब स्केल पर मूव करता है तो वो मूव किसके कारण करता है, विक्षेपण बल के कारण करता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण करता है। अब देखो डिफ्लेक्टिंग फोर्स की जो है स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे सप्लाई देंगे अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और अचानक स्पीड की वजह से क्या होगा, देखो अपन वापस बनाते हैं। ऐसे स्केल होता है इसका, ये स्केल इसका इस प्रकार से है और यहाँ पे ये संकेतक लगा हुआ है। जब इसमें सप्लाई से संयोजित किया जाएगा तो इसमें विक्षेपण बल उत्पन्न होगा और ये संकेतक की स्पीड अचानक से इसमें बढ़ेगी। अचानक से बढ़ने की वजह से क्या होता है, मीटर के स्केल के ऊपर यहाँ पे स्टॉपर लगे हुए आते हैं। इन स्टॉपर से जाके जैसे अचानक विक्षेपण बल आएगा, विक्षेपण बल की वजह से संकेतक की स्पीड अचानक से बढ़ेगी। अचानक से बढ़ने की वजह से इसकी स्पीड अचानक से इधर की तरफ आएगी, तो ये इसे संकेतक जो है इस स्टॉपर से टकरा सकता है। स्टॉपर से टकरा के ये संकेतक टेढ़ा हो सकता है, मुड़ सकता है या फिर खराब हो सकता है, टूट सकता है। तो इससे बचने के लिए इसमें नियंत्रण, इसको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण बल या कंट्रोलिंग फोर्स अपन अप्लाई करते हैं, जिसकी दो प्रणालियां हैं, गुरुत्व नियंत्रण और स्प्रिंग नियंत्रण। अभी देखो ये नियंत्रण बल ही इसमें क्या करेगा, जब इसमें सप्लाई की उपस्थिति बंद हो जाएगी तो इसमें ये संकेतक जब अपने रीडिंग मान पर रहता है तो वहां से ये वापस अचानक से गिरेगा। वापस अचानक से गिरने की वजह से इस वाले स्टॉपर से टकरा सकता है। तो इधर की स्पीड भी इसको कंट्रोल करनी है, तो ये स्पीड की कंट्रोल कर, ये संकेतक की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपन ने ये कंट्रोलिंग फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी दो प्रकार की प्रणालियां हैं, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली और स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। अब देखिए गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में क्या होता है और स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली के अंदर क्या होता है। गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में होगा कि जो संकेतक होता है, संकेतक के पीछे की तरफ क्या कर देते हैं अपन, एक वेट लगा देते हैं, यानी वजन लगा देते हैं। और ये वजन जो है इस प्रकार से दो वजन लगाए जाते हैं, इनको नाम दिया जाता है W1 और W2, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। जब संकेतक इसके अंदर सप्लाई देंगे अपन तो संकेतक इधर से मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर विक्षेपण बल हो गया जिसकी वजह से इधर मूव कर रहा है। पर अब नियंत्रण करना है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ये अपन ने वेट लगाए हैं। तब ये संकेतक जब इधर की दिशा में जाएगा तब यहाँ पे ये इसके संकेतक के साथ में लगे हुए ये वेट जो है ये इधर ऊपर की तरफ उठेंगे। W1 भी इधर आएगा और W2 भी इधर की तरफ आएगा, यानी ये W1 जो है यहाँ इस स्थिति पे आ जाएगा और W2 जो है वो यहाँ इस W1 की जगह आ जाएगा। तब देखो आप देखोगे गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली या गुरुत्व के नियम के अनुसार जब वजन को ऊपर उठाया गया है तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम होनी है, आपको पता है। तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक, यहाँ से ये वजन ऊपर उठा है तो इसकी स्पीड कम हुई है, ठीक है ना। इसकी स्पीड कम हो गई। अब स्पीड कम हो गई, अपन यही तो चाहते थे कि इसकी स्पीड कम हो जाए जिसकी वजह से ये स्टॉपर पे जाके टकराए नहीं। तो अब इसके अंदर जैसे अपन सप्लाई को वापस ऑफ करेंगे तो ये जो वेट W1 जो है यहाँ
यहाँ पे था, ये वापस इधर की तरफ आएगा, यानी इसकी स्पीड फिर से इधर से बढ़ने वाली है। तो इससे बढ़ने के लिए अपन ने ये W2 वेट लगाया है, तो ये W2 वेट जो है अब वापस इस स्थिति में जाएगा। तो ये इस स्थिति में जाएगा, तो अब W2 वेट जो है ये संकेतक उसको उसके वजन को वहन करेगा, जिसकी वजह से इसकी इधर की स्पीड भी कम हो जाएगी और इधर जाएगा तब W1 की स्पीड, W1 वेट की वजह से स्पीड इसकी कम हो जाएगी। तो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में आपको ध्यान रखना है कि संकेतक के पीछे की तरफ दो वेट लगाए जाते हैं। वेट के अंदर क्या किया जाता है, उसके पीछे एल्यूमिनियम के पत्ती जोड़ के वहां पे कुछ सोल्डर चिपका दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वेट विकसित हो जाता है और गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली ये अपन ने अच्छे से समझ ली। स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली देखते हैं। स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। स्प्रिंग से किस प्रकार की स्प्रिंग बनी होती है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में क्या होगा कि यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये इसका स्केल होगा और ज्वेल बेरिंग के ऊपर यहाँ पे एक धुरा टिका हुआ होगा। धुरा बोलते हैं अपन, उसके अंदर जो स्पिंडल होता है मीटर के अंदर, जिसके ऊपर संकेतक लगा होता है, ये धुरा होता है। इस धुरे के ऊपर यहाँ पे संकेतक लगा हुआ होता है, ठीक है, जो पैमाने के ऊपर अपन को रीडिंग दिखाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे इसके अंदर एक स्प्रिंग यहाँ पे ऐड कर दी जाती है, एक स्प्रिंग इधर ऐड कर दी जाती है, दो स्प्रिंग लगाई जाती है। ये दोनों स्प्रिंग की इस प्रकार से संयोजित किया जाता है या इस प्रकार से लगाया जाता है कि ये संकेतक जब आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, तो इसके अंदर एक स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाती है यानी कसती है, और एक स्प्रिंग जो है वो खुलती है, यानी एक इधर जब संकेतक इधर की तरफ मूव करेगा तो इन दोनों स्प्रिंग में से एक स्प्रिंग जो है वो खुलती है और एक स्प्रिंग टाइट होती है। जबकि संकेतक वापस इधर की स्थिति में आता है तब भी क्या होता है, जो स्प्रिंग टाइट हुई थी वो खुलने लग जाएगी और जो स्प्रिंग खुली थी वो कसने लग जाएगी, जिसकी वजह से दोनों तरफ की इसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। यानी स्प्रिंग की वजह से इसमें इस संकेतक की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, जिससे ये स्टॉपर पर टकरा के अपने आप को नष्ट ना कर सके। तो ये स्प्रिंग नियंत्रण इस प्रकार की होती है। अब देखिए स्प्रिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्प्रिंग को जो है अपन हिंदी में बाल कमानी बोलते हैं, बाल कमानी, स्प्रिंग को बाल कमानी बोला जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि इन स्प्रिंग के द्वारा ही इस मीटर में सप्लाई प्रदान की जाती है, यानी मूविंग कॉइल प्रकार के जो मीटर होते हैं ना, उनके अंदर स्प्रिंग के द्वारा या बाल कमानी के द्वारा सप्लाई दी जाती है। तो ये स्प्रिंग जो है इस प्रकार की होनी चाहिए, इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी ये बाल कमानी जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो 3-4 विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है। मैं इधर लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये अचुंबकीय होनी चाहिए, यानी स्प्रिंग जो है उसकी धातु किस धातु की बनेगी, ये वो धातु जो है अचुंबकीय होनी चाहिए। दूसरी इसकी बात है ये उच्च ताप गुणांक वाली होनी चाहिए, उच्च ताप गुणांक वाली ये धातु होनी चाहिए। बाल कमानी बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है ये भी अपन बात करेंगे, लेकिन जो धातु प्रयोग की जाएगी उस धातु की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। अचुंबकीय होनी चाहिए, उच्च ताप गुणांक वाली होनी चाहिए, और ये तीसरी इसकी विशेषता है ये तन्य होनी चाहिए, यानी खिंचाव सहन करने वाली होनी चाहिए। और चौथी इसकी विशेषता है इसमें निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ये 4 विशेषताएं हैं जो बाल कमानी निर्माण के लिए जो धातु प्रयोग की जाएगी उसके अंदर ये चारों विशेषताएं होनी चाहिए, तब जाके ये स्प्रिंग अपनी अच्छे से काम कर पाएगी। कौन कौन सी है? अचुंबकीय होनी चाहिए, उच्च ताप गुणांक वाली होनी चाहिए, तन्य होनी चाहिए और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध वाली ये धातु होनी चाहिए। और ऐसी धातु कौन सी है? तो ऐसी धातु अपने जो है वो है फास्फोरस ब्रोंज, फास्फोर ब्रोंज की ये बाल कमानी बनाई जाती है। तो ये नियंत्रण प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की क्लास में अपन देखेंगे अवमंदक प्रणाली, जिसकी ये 3 विधियां हैं, इन तीनों विधियों को समझेंगे। आज जो पढ़ा है अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने सूचक मापी यंत्र पर लगने वाले बल या फिर टॉर्क को जाना कि कितने प्रकार के बल या टॉर्क लगते हैं। तो इसके अंदर विक्षेपण बल, नियंत्रण बल और अवमंदक बल 3 प्रकार के बल या 3 प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं। विक्षेपण बल का कार्य होता है पूर्वांकित स्केल के ऊपर संकेतक को चलाने का जो कार्य करेगा
वो अपना विक्षेपण बल कहलाएगा, जो सप्लाई देने पर विकसित होता है। नियंत्रण बल क्या होता है? विक्षेपण बल के विरोध में कार्य करता है, यानी विक्षेपण बल के विरोधी स्वभाव का होता है। विक्षेपण बल यदि संकेतक को इधर की तरफ मूव कर रहा है तो नियंत्रण बल संकेतक को इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, यानी विरोधी स्वभाव का होता है इस विक्षेपण बल के लिए। तो नियंत्रण बल की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि विक्षेपण बल की वजह से संकेतक की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को कम क्यों करेंगे? क्योंकि संकेतक जो है वो स्केल पर लगे स्टॉपर से जाके टकरा सकता है, और टकरा के टूट के टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अपन कंट्रोलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स अप्लाई करने के लिए दो प्रकार की प्रणालियां विकसित की गई है, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली और स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के अंदर संकेतक के पीछे की तरफ दो वेट लगा दिए जाते हैं, जिनको W1 और W2 जानते हैं। तो गुरुत्व नियम के आधार पर ये वेट जो है इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। W1 जो है संकेतक जब आगे की तरफ रीडिंग मान की तरफ मूव करता है तब कार्य करता है, और W2 जब वापस विक्षेपण बल शून्य होने की स्थिति में वापस जब 0 मान पे आता है तो W2 उसमें वो कार्य करता है। स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली के अंदर क्या होता है? दो कमानियां यानी दो बाल कमानी प्रयोग की जाती है, और वो बाल कमानी क्या होती है? जब विक्षेपण या संकेतक जो है स्केल पर मूव करता है तो एक बाल कमानी जो है वो कसती है और एक बाल कमानी उसमें खुलती है। वो बाल कमानी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार जो है मीटर के अंदर बाल कमानियों के द्वारा ही सप्लाई दी जाती है, तो उस बाल कमानी की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, और वो विशेषताएं इधर लिखी है अपन ने। बाल कमानी जो है वो अचुंबकीय होनी चाहिए। अचुंबकीय क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कार्य करना है। यदि ये चुंबकीय प्रकार की होगी तो इसमें कुछ अलग ही प्रकार का आकर्षण हो जाएगा, जिसकी वजह से नियंत्रण बल अपना कार्य नहीं कर पाएगा। उच्च तापमान होना चाहिए, यानी टेम्परेचर सहन करने वाली होनी चाहिए। ज्यादा तापमान जो है वो सहन कर सकती है, क्योंकि जब इसके अंदर सप्लाई दी जाती है तो ये गर्म हो सकती है, गर्म होके टूट ना सके, जल ना सके और सर्किट को ओपन ना कर सके, इसलिए इसका उच्च तापमान होना चाहिए। ये तन्य होनी चाहिए, यानी स्प्रिंग बार बार मूव करेगी, यानी खिंचाव सहन करने वाली होनी चाहिए, और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध इसीलिए होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से सप्लाई दी जाती है, जिसकी वजह से अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो सप्लाई इसके अंदर से पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। तो इस चारों विशेषताएं रखने वाली धातु कौन सी है? तो वो है फॉस्फोर ब्रोंज। फॉस्फोर ब्रोंज की जो है ये अपने बाल कमानी बनाई जाती है। तो आज की ये अपने दो टॉर्क अपन ने पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में अपन ने अवमंदक बल या अवमंदक टॉर्क पढ़ेंगे, जिसकी 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, एडी धारा अवमंदक प्रणाली और ध्रुव घर्षण अवमंदक प्रणाली। तो इन्हीं पर अपन बात करने वाले हैं। धन्यवाद।